दस साल देश पे राज करने के बाद ऐन चुनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। केजरीवाल का एक बहुत ही विचित्र वक्तव्य आया है कि सीए के आने से बाहर के लोग नौकरी लेंगे। न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। Karnataka, I think government should not implement this CA. ये आपने 2019 से पारित कर लिया था। इंतजार कर रहे थे कि लोकसभा का चुनाव आए तब करें। केजरीवाल हो या कांग्रेस सीए पर भ्रम पैदा करने का, झूठ फैलाने का कार्य करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से, जनता की बात कहे, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलती है, बेबाकी के साथ बोलती है, बिना डर और बिना खौफ के बोलती है। और आज का मुद्दा सभी का मुद्दा, क्योंकि मुद्दा है नागरिकता कानून का, जिसको लेकर के लगातार कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भ्रम की स्थिति बना रहे हैं। सवाल ये कि आखिर गुमराह करने की कोशिश बार बार कुछ लोगों द्वारा क्यों की जा रही है, जबकि सरकार सही मायने इस कानून के बार बार समझा रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी, इस तरफ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है और दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, जल्दी से सभी का तारुफ करवा देते हैं। परविंदर सेठी जी मौजूद रहेंगे, संजीव कौशिक जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, फाजिल अहमद हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सर्वेश पाठक जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, शबनम खान जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, मनीष गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और मोहम्मद फैज खान हमारे साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। शुरुआत में फाजिल साहब के साथ करने जा रही हूं। फाजिल साहब, आखिर क्यों, जब बार बार सरकार समझा रही है कि नागरिकता कानून किसी की नागरिकता लेने का नहीं बल्कि देने का कानून है, तो भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है? किसको भ्रम है? किसको भ्रम है? किसी को नहीं है। कहाँ है? सरकार चाह रही है कि इसमें हिंदू मुसलमान विरोध हो तो हिंदू मुसलमान करें। ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए ये लोग ये सब बात कर रहे हैं। कौन मुसलमान कुछ बोल रहा है? कोई पूरे देश में कोई नहीं बोल रहा है। और रहा सवाल इस 150 करोड़ अपनी देश की आबादी आपसे संभल नहीं रही है और 4-5 देश के लोग बुला रहे हैं, आप तो बुलाइए। आप वैसी साहब को तो मैंने सुना था, कह रहे थे अब सड़कों पर आने का समय, और आप कह रहे किसको दिक्कत है? वो आएंगे सड़क पर, उनको दिक्कत है तो वो आ जाएंगे, लेकिन आम मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। अब तो 24 आ रहा है, अब अच्छा बुरा, बुरा हुआ जो सरकार आएगी वो देखेगी। अच्छा किए तो भी कोई बात नहीं, अगर बुरा किए तो सरकार पलट देगी उसको। किसको कहाँ परेशानी है? ये तो समय है अपने वोट का इस्तेमाल करके सरकार को बदल देने का। अब विरोध करने का समय कहाँ है? अब विरोध करने का कोई समय नहीं है। यदि कानून में कोई गलती है तो नेक्स्ट अगली सरकार आएगी उसको खत्म कर देगी, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। और सरकार चाह रही है, सरकार को बहुत तकलीफ है कि मुसलमान सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहा है, क्योंकि उनको तो चुनाव की राजनीति में अपने विकास पर भरोसा नहीं, अपने देश की जनता पर भरोसा नहीं। केवल वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान इस देश में नफरत फैलाते रहे और हम ध्रुवीकरण की राजनीति करते रहे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सरकार को है। ठीक है, ठीक है। शबनम जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। फाजिल साहब एक तरफ कह रहे हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी है जिनका बयान हम सबके सामने है, ममता बनर्जी का बयान हम सबके सामने है और अब अरविंद केजरीवाल का बयान हम सबके सामने है, जो कह रहे बाहर से 2.5 करोड़ लोग आएंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो क्या ये भ्रमित करने की कोशिश नहीं है? यही भ्रम करने की कोशिश है, यही भ्रमित कर रहे हैं जनता को कि देखिए दरवाजा खुलने वाला है और वहां से सारे करोड़ों लोग एंट्री करने वाले हैं। तो शायद आपको पता नहीं है, शायद आपको पता नहीं है कि जो हमारे भारत में रह रहे थे, जिनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली थी, उनको नागरिकता मिलेगी। और कोई प्रताड़ित होगा तो वो आ सकता है, और मुस्लिम भी अगर कोई प्रताड़ित होगा उसके लिए भी एक प्रावधान है, वो भी भारत में एक चिट्ठी लिख सकता है, उसको भी नागरिकता देने के लिए सोचा जा सकता है। तो इनके भ्रम फैलाने, कह रहे मुसलमान को, सही कह रहे, आम मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है,
वो जो मुसलमानों के ठेकेदार बने बैठे हैं, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, या सो कॉल्ड कांग्रेस पार्टी के नेता हो, या और भी आम आदमी पार्टी के नेता भी उछल रहे हैं आजकल। मैं बोल रही हूँ कि भैया उछलने से कुछ नहीं होगा। सीए आ चुका है, स्वागत करिए सारा भारत, क्योंकि हमारा भारत ही है जो रोहिंग्यास तक को रख लेता है भारत में। जब हम रोहिंग्यास तक को रख लेते हैं तो हम क्या अपने हिंदू भाइयों को यहाँ पर समान अधिकार नहीं दे सकते हैं क्या? थोड़ा बहुत आप उनसे क्यों चिढ़ते हैं? हिंदुओं से आपको तकलीफ क्या है? कौन सा हिंदुओं ने आपको मिर्ची लगा दी है? जो जब भी हिंदुओं के कोई अच्छे की बात आती है आप सबको मिर्ची लगी हुई देखती हैं। बस मुसलमानों की बात करो, मुसलमानों की वोट की बात करो, तब तो ये बड़े खुश रहते हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि मुसलमानों का सीए से कोई लेना ही देना नहीं है, मुसलमानों का इस बात से कोई लेना ही देना नहीं है। ये डरा रहे हैं मोदी जी देखो बाहर निकाल देंगे, देखो वो जो 20-50 करोड़ आने वाले हैं ना, अब नौकरियों पे आतंक मच जाएगा। अरे भैया पहले अपनी बताइए, आपने तो ना मुसलमान को कुछ दिया ना हिंदू को कुछ दिया, फालतू की बातें करते रहे सारा टाइम। अब जब बदलाव की तरफ बढ़ रहा है भारत, तो जय हिंद जय भारत करिए और जय मोदी जी भी करिए। ठीक है संजीव कौशिक जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। संजीव जी, क्या वाकई ऐसी बात है कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा बाकी नहीं बचा है और इसीलिए बेचारे अब जनता को, मुसलमानों को खास करके भ्रमित करने की, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं नागरिकता कानून के नाम पर? साजिया सरकार बता रही है कि ये कानून नागरिकता लेने का नहीं देने का है, यही बात है। आप लोग भी यही सुन रहे होंगे। ठीक है, मतलब कि अपने घर में बुलाने का है, किसी को निकालने का नहीं है। मेरी बहन यहाँ पे है, ये 3 भाई बहन है। कैसा होगा कि इनके वालिद साहब 4 मुस्तंडे भाइयों को बुला के इनके घर में लाए और कहे, मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनो 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 मेरी बात। मुसलमान मुस्टंडे नहीं है, हिंदू भाई मुस्टंडे। और इधर सुनिए, मैं अकेली हूँ, इनको ये भी बताओ। ठीक है। मनीष भाई को सामने लाते हैं। इनके पिताजी 4 लोगों को इनके घर में लाए और कहे कि मैं इनको बाहर नहीं कर रहा हूँ, 4 अब इस घर में रहेंगे और इस संपत्ति के मालिक में आधा हिस्सेदार होंगे। अरे हिंदुस्तान मेरा घर है साजिया, ये हिंदुस्तान मेरा है। इस मुल्क के साजिया, हिंदुस्तान मेरा घर है और इस मुल्क के जल, जमीन और जंगल पे सबसे पहले मेरा अधिकार है। मेरी बात सुनिए, बोलने दीजिए हमें। नहीं क्या संजीव जी, वो अधिकार कोई ले रहा है क्या आपका? मेरे हिंदुस्तान के जल, जंगल, जमीन पे सबसे पहले मेरा अधिकार होगा। मेरे घर में आके कोई पाकिस्तानी हो, कोई बांग्लादेशी हो, कोई यदि म्यांमार से आएगा, उसे हम नहीं रहने देंगे इस घर में। इसका हम विरोध कर रहे हैं। और क्यों नहीं करेंगे? घर मेरा है, मेरे पिताजी, घर मेरा है और मेरे पिताजी, घर मेरा है और मेरे पिताजी मेरे घर में 4 हिस्सेदारों को पैदा कर देंगे, हम बोलेंगे नहीं? ये क्या बात हो गई? पूरा हिंदुस्तान मुल्क मेरा है और मेरे इस घर में किसी भी बांग्लादेशी, ठीक है, जवाब। शाजिया जी, बहुत शांति से इनको बता देना चाहता हूँ कि सीएए में कभी कोई आ जाएगा, उसके खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर रही है। ठीक है, क्या करनी है? खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर रही है हिंदुस्तान। खाना वो? अरे कमाएगा, खाएगा। अब इंदिरा गांधी 2 करोड़ बांग्लादेशियों को लाती है और कहती है इनके खाने पीने, रहने, बिजली पानी का इंतजाम हम करेंगे। और उसके बाद जनता की सरकार के पास पैसे नहीं है, डाक टिकट छापे जाते हैं कि ये डाक टिकट बांग्लादेशियों की मदद के लिए है, उनके रहने की जगह के लिए है। तब आपके मुंह में दही जम गया था। आज तक आपने क्यों नहीं बताया कि बांग्लादेशियों के रहने का पैसा मैंने अपनी जेब से दिया है, टैक्स पेयर का पैसा दिया है। बिल्कुल। और सुन लीजिए, एक और बात सुन लीजिए पहले। 4 हिंदुओं को अपने घर में रखिए। आ रहा हूँ। 4 हिंदुओं को अपने घर में रखेंगे। 4 नहीं 40 को रखेंगे। अरे 40 को रखेंगे। 4 फीट जमीन के लिए, 4 फीट जमीन के लिए महीने में एक बार भंडारा कर सकते हैं तो भंडारा बंद कर देंगे। अगर हम महीने में एक बार 100 खिलाते हैं, मैं 2 आदमियों को रोज खिलाऊंगा। मैं कहता हूँ। ठीक है मनीष जी प्लीज पोजीशन पे। सर्वेश जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा, जब गृह मंत्रालय बार बार समझा रहा है कि इस कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार की कोई हानि मुसलमानों को नहीं होगी, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि सीधा नुकसान मुसलमानों को हो रहा है, मुसलमानों को सड़कों पर आने की जरूरत है? ममता बनर्जी कह रही है मर जाऊंगी, लागू नहीं होने दूंगी, एनआरसी जारी नहीं होने दूंगी, डिटेंशन सेंटर बनने नहीं दूंगी। इधर केजरीवाल कुछ और कह रहे हैं, क्या चल रहा है? देखिए साजिया जी, ये लोग वो हैं जो मुस्लिम वोट बैंक पे गिद्ध की तरह नजर गड़ाए रहते हैं। उनका ये है काम है कि अगर देश में ऐसी भावना, ऐसा भ्रम फैलाएंगे तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमसे चिपका रहेगा। ये कानून तो आज नहीं आया है,
1955 में माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने सिटीजनशिप का एक्ट लेके आए थे। ये 2019 में उसमें अमेंडमेंट किया गया। अब देखिए जब पाकिस्तान बना तो वहां पे कितने हिंदू थे? बांग्लादेश का निर्माण भारत ने ही करवाया, कितने हिंदू थे? आज उनकी संख्या कितनी हो गई है? यहाँ पे जितने भी भाई हैं, आपने, हमने, हम तो पत्रकार है, देखे थे जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज हुआ तो वहां पे सर पे उठा के गुरु ग्रंथ साहब को उठा के लेके आ रहे थे। मुश्किल से 1 या 2% मामूली सिख भाई हमारे अफगानिस्तान में रह गए हैं। क्या हम उनको यहां नहीं दे सकते? हमारे पाकिस्तान में सिख भाइयों की स्थिति क्या है? उनकी बेटियों को उठा के ले जाता है और जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं करवाता है छोड़ता नहीं है। ये वैसे परसिक्यूटेड जो शोषित समाज है उनको लाया जा रहा है। उसमें हिंदू है, जैन है, सिख है, ईसाई भी है। लेकिन इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भैया कि मुसलमानों की क्यों नहीं लाया जाए? हमारे यहाँ वो भी प्रोविजन है। आखिर अदनान सामी भारत का नागरिकता के लिए अप्लाई किया और उसको भारत सरकार ने दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? यहाँ पे भारत में ये लोग, या अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, चाहे ओवैसी हो, ये एक ठेकेदार बन गए हैं। ये बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम करती है। सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम करना, विभेद पैदा करना, ये इन नेताओं का काम है। ये भारत वर्ष में अगर ये कोई हमारे भाई आ रहे हैं तो जितने हम लोग काम करते हैं, मैं आपको अपने घर की बात बताता हूँ। मेरे परदादा ने जितनी जमीन थी उसमें करीब 50 लोगों को बैठा दिया। अब हम लोग जो हैं, हमारे पास उतनी जमीन नहीं है जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो उन लोगों के, तो हमें क्या दुख हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर 2 करोड़ लोग भी बाहर से आ रहे हैं भैया, जहाँ 140 करोड़ है 150 करोड़ हो जाएगा तो परेशानी क्या है? यहाँ पे जो 10-10 बच्चे जो पैदा कर रहे हैं, उस जनसंख्या वृद्धि पे रोक लगानी चाहिए। ठीक है, फैज साहब प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। क्या वाकई सीएए से मुसलमानों को कोई दिक्कत है? जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, राम मंदिर बनने के बाद वो बताने लगे कि प्राण प्रतिष्ठा का सही मुहूर्त क्या है। इसी तरीके से जो लोग लगातार पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने पर बम फोड़ते थे, अब वो बता रहे हैं हम किसी पाकिस्तान को आने नहीं देंगे, पाकिस्तानी को आने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो आने वाला वहाँ का प्रताड़ित सिख है, वहाँ का हिंदू है, वहाँ का ईसाई है, बौद्ध, जैन और पारसी है। तो उनको तकलीफ इस बात से नहीं है कि कोई पाकिस्तानी आ रहा है, तकलीफ इस बात से है कि वहाँ हिंदू बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, वहाँ गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं, तो तुम उनको सुरक्षित करके यहाँ क्यों बुला रहे हो? वहाँ मरने दो। इन लोगों को तकलीफ इस बात से है। वैसे तो पाकिस्तान जीतता है तो खूब बम फोड़ते हैं, पटाखा फोड़ते हैं। सीएए से मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है, उनकी नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भ्रम वो लोग फैला रहे हैं जो शाहीन बाग में बैठते थे, जिनसे सीएए का फुल फॉर्म पूछा गया, नहीं पता। क्यों बैठे हो जी? बिरयानी खाने बैठे। अल्लाह की देन है, अल्लाह की सबसे बड़ी देन बिरयानी नहीं है, तुम्हारा दिमाग है। दिमाग का इस्तेमाल करो, अल्लाह ने दिमाग दिया है। तो ये एक प्रताड़ित लोगों के लिए है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। ठीक है, बड़ी बात। लौटूंगी मैं आपके पास। सेठी जी, इस बात में वाकई कोई दो राय नहीं है कि सालों से हम वो तस्वीरें देख रहे हैं, पाकिस्तान में गुरुद्वारों को नुकसान पहुंचा है, अलग अलग देशों में ऐसा हुआ, माइनॉरिटीज जो वहां पर है, बच्चियां जो है धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, रेप होते हैं, जबरदस्ती शादी होती है, ना जाने क्या क्या होता है। तो ऐसे में अगर ये कानून बेहतरी के लिए है तो समस्या किस बात की विपक्ष को भी? देखिए, पहली बात तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जितने भी प्रवक्ता बोले हैं मैंने सुना बड़े ध्यान से, इसमें डिबेट की कोई बात ही नहीं है। सीए के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो 6 कम्युनिटीज हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, वहां पे माइनॉरिटीज हैं और वो यहाँ पे लाई नहीं जाएंगी। वो 2014 से पहले जो आ चुके हैं और यहाँ रह रहे हैं 30-30 साल से, उनको नागरिकता देने का कानून है। इसमें भारतीय जनता पार्टी एक सीए को लाई है, उसके ऊपर एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है। उनके नेता कहते हैं मुसलमानों के साथ ही होगा, फिर एक देश के अंदर एक माहौल बनाया जाता है। अगर सीए लाया गया, इसकी बहुत बड़ी डिमांड दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से थी। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई इसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई और मैं शुक्रगुजार हूं। वहां से पर्सनल प्लेन के अंदर उन सिखों को लाया गया, जब वहां के हालात बड़े खराब थे, गुरु ग्रंथ साहब को लाया गया। और जो लोगों को पाकिस्तान में कहते हैं कि वहां पे आबादी कम हो जाती है, सिखों की भी वहां कन्वर्जन, वहां पे उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि आप कन्वर्जन करो
नहीं तो आपको रहने नहीं दिया जाएगा। लेकिन वहां पे हमारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, वहां पे सिख उसकी सेवा संभाल के लिए बड़े लिमिटेड रह गए हैं। लेकिन एक गलत पिक्चर ना बनाई जाए, देश के अंदर देश के लोगों को भ्रमित ना किया जाए। इस कानून से किसी की नागरिकता जानी नहीं है और 2014 से पहले की बात है ये। आज जो आएगा उसको नहीं दी जाएगी नागरिकता, या 2014 के बाद जो आया उसको भी नहीं दी जाएगी नागरिकता। उसके लिए अलग कानून है। अगर मुसलमान भाई भी आता है, किसी प्रताड़ना के सहित आता है, तो वो अप्लाई कर सकता है और देश और यहाँ की जो अथॉरिटीज हैं उसको चेक करेंगी और वो बनता जाएगा, बनता होगा तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। पॉइंट लौट रही हूँ मैं आपके पास। फाजिल जी, न जाने कितनी मुस्लिम कंट्रीज है, अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेनिन, ब्रुनेई, मैं इतने नाम याद भी नहीं रख सकती, इतनी मुस्लिम कंट्रीज है। तो ऐसे में भी जरूरत पड़ गई कि हिंदुस्तान में ही जगह चाहिए। देखिए 86 ईसाई कंट्री भी है इस देश में, पूरा यूरोपीय यूनियन और मजबूत कंट्रीज हैं। और जिस तरह से, और थोड़ा सा धारा जी, जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, इन कंट्रियों में अगर कोई किसी भी हिंदू समाज के साथ या किसी भी समाज के साथ, और भारत वेलविशर है, वो चाहता है कि दुनिया में हिंदू को हर जगह सम्मान मिले, तो 10 साल से ये लोग बैठे हैं यूएन में, क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी बात उठाए? ये भी तो सवाल है। आप केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे कि हिंदू पे अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, हिंदू पे अत्याचार हो रहा है तो यूनाइटेड नेशन नाम का एक प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया के अंदर, जहां बातें उठाई जाती हैं। तो 10 साल में कितनी बार उठाए बात? ये केवल आप बातें करते हैं। और दूसरी बात, आपने 1 लाख लोगों को घर बना दिए होते, वो लोग आएंगे तो रहेंगे कहाँ? फुटपाथ पर सुलाएंगे उनको। आप अपने घर के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे। आज जमीनें नहीं है लोगों के पास, घर बनाने को जमीन नहीं है। और बांग्लादेश की बात गुप्ता जी ने किया, बांग्लादेश के अंदर 1 लाख जनरल नियाजी की सेना को आत्मसमर्पण श्रीमती इंदिरा गांधी ने कराया था। उस 1 लाख आत्मसमर्पण कराने के पीछे 20,000 गांवों को खाली कराया गया था। उन लोगों ने जो पाकिस्तान का साथ ना दे करके भारत का साथ दिया, और आज 40 साल के बाद उनके बच्चों का अपमान किया जा रहा है। जो भारत का वेलविशर है, जो भारत का विभीषण है, उसको आप अपमानित कर रहे, उनका तिरस्कार कर रहे। कल दुनिया में कौन आपका साथ देगा? जिन लोगों ने यही प्रश्न है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग गलत तरीके से घुसाए के उनको निकाला जाना चाहिए। ये सुनते ही सबको आग लग जाती है। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ, अभी तो सिर्फ बात ये है जो हमारा भाई है पूरे विश्व में सताया हुआ है, और खासकर उन कंट्रीज में है जो पहले भारत का हिस्सा थे, जो मुस्लिम मेजोरिटी बन चुके हैं, जहां मुसलमानों को धर्म के नाम पर प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, वहां मुसलमानों को धर्म के नाम पर प्रॉब्लम नहीं है, वहां मुसलमानों को धर्म के नाम पर प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुओं का वहां धर्म के नाम पर शोषण हो रहा है। उनको अगर मदद नहीं देंगे तो हम कौन देगा? ठीक है। लेकिन संजीव जी, टाइमिंग पर तो सवाल उठेंगे। इलेक्शन सर पर है और ऐसे में सीएए को लागू कर दिया गया अचानक से। टाइमिंग पर सवाल उठना तो लाजमी है। टाइमिंग पर सवाल नहीं है, कोई इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। सिर्फ बात इतनी सी बात है कि जिस देश के प्रधानमंत्री एक फोन करके विश्व के 2 देशों में युद्ध चल रहा हो, उसे रुकवाने की क्षमता रखते हैं। जिस प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि अटके हुए लोगों को 10 मिनट में बुला लेते हैं, क्या वो ये मसला यूएनओ के प्लेटफॉर्म पे रख करके इस मसले का समाधान नहीं करवा सकते थे? क्या जो जिस मुल्क के रहने वाले हैं वहाँ उनको सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? क्या उनको लाया जाए, हिंदुस्तान में बसा दिया जाए? वो कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कितने मसले उठाए जाते? ये बता दो पहले कि जो ये जहाँ चाहते हैं नहीं चाहते, जो जहाँ यदि ये इनके मन में जहर पैदा है, ये चाहते हैं सबके लिए खोल दो, हिंदू मुसलमान सब आ जाए। अरे भाई साहब, इसका मतलब है ये नहीं बोलने देंगे, मुसलमान और आ जाए बेशक, ये चाहते हो। पड़ोसी के घर में यदि कोई झगड़ा चल रहा हो, कितने पड़ोसियों को बुला के अपने घर में रख लेते हैं साहब? कितने लोगों को बुला के रख लेते हैं? किसके भी बच्चे को बुला के रख लेते हैं? कमाल की बात कर रही है। 17 साल की लड़की को 80 साल के मुल्ला से ब्याह दिया, उसका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। अरे बकवास मत कर, वो वहाँ के हैं, वो पाकिस्तानी है, वो बांग्लादेश के हैं, वो यहाँ के नहीं है, हिंदुस्तान के नहीं है। मनीष जी एक सेकंड प्लीज, पोजीशन में प्लीज। शबनम जी आ रही है। मनीष जी एक सेकंड। संजीव जी, एक पत्रकार होने के नाते मैं खुद आपको याद दिलाना चाहूंगी, कितनी बार मैंने खुद ये न्यूज दी है कि उस देश में, पाकिस्तान में, माइनॉरिटी के साथ, कभी सिख की बेटी के साथ, कभी हिंदू की बेटी के साथ रेप हुआ, धर्म परिवर्तन करवाया गया, जबरदस्ती शादी की गई और न जाने क्या क्या किया गया। तो ये झूठ तो बिल्कुल नहीं है। मानवीय संवेदना हमारी है उनके साथ, नहीं होना चाहिए।
हिंदुस्तान यदि मजबूत है तो उसके लिए वहीं पे प्रबंध होना हम चाहिए। अपने लोगों के लिए नहीं सोचेंगे तो किसके लिए सोचेंगे संजीव जी? ये सारे वहाँ के अल्पसंख्यकों को बुला लीजिए हिंदुस्तान में, न्योता दीजिए, सबको बुला लीजिए, कोई टेंशन ही नहीं, हमें क्या एतराज है, सबको बुलाइए, सबको बुलाइए और रखिए हिंदुस्तान में, कोई दिक्कत नहीं है। कौन बोल रहा है, बुलाइए, सबको बुला लीजिए। ये कमाल की बात कर रहे हैं। जो लोग 4 फीट जमीन के लिए अपने भाई को हाईकोर्ट तक दौड़ाते हैं, वो कहते हैं कि वहां ले आइए, और कहाँ गए कहीं गए गुप्ता जी कह रहे हैं अरे आसान नहीं होता है अपने घर में, ये मुल्क मेरा घर है, इस पे मेरा हक है, मेरे बच्चों का हक है, इसके जमीन पे मेरा हक है, इसके नौकरी पे मेरा हक है। आप किसी भी दूसरे मुल्क के लोगों को नहीं दे सकती आप। बस जवाब जिन रोहिंग्या लोगों ने इस देश की संपत्ति पे कब्जा कर लिया, यहाँ पे जबरदस्ती रहे, उनके बारे में क्या बोले? तृणमूल कांग्रेस ने लाखों लोगों को फंसा दिया, आपके मुंह से जुबान निकली नहीं निकली? दरअसल क्या है, आप वोटों के सौदागर हैं। ठीक है, जिस रोहिंग्या की बात कर रहे हैं, 2014 से सबसे ज्यादा रोहिंग्या आया है हिंदुस्तान में, जब देश के प्रधानमंत्री बात ये है, बात ये नहीं है, बात ये आए हैं, आप उनका विरोध करिए, आप उनका विरोध करिए, बात ये नहीं है, रिकॉर्ड की बात कीजिए, विरोध करिए आप। नहीं सर्वेश जी, ठीक है, मनीष जी आप कह रहे हैं विरोध कीजिए, लेकिन क्यों? क्या दिखावे के विरोध से काम चल जाएगा या काम होना चाहिए? हाँ, उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को काम करने से रोका ममता बनर्जी ने, और ये ममता बनर्जी का सहयोगी है। ये समस्या है, ये उनके साथ उनके गलबैया पड़े हुए हैं, कैसे करके हमें टाई अप कर लो, हमारे साथ गठबंधन कर लो। अलग बात है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को भाव नहीं दे रही है, लेकिन सही बात यह है कि वो रोहिंग्याओं की मदद से वो जीतने की कोशिश कर रही है। ठीक है सर्वेश जी, लेकिन ये तो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि कोई भी देश ऐसा नहीं चाहता है कि उसके ऊपर आर्थिक दबाव जो है वो बढ़े। बाहर से लोग आएंगे तो जाहिर तौर पर आर्थिक दबाव जो है वो बढ़ेगा, ऐसे में ये समस्या हमारे देश को भी झेलनी पड़ेगी। देखिए साजिया जी, कुछ जो है ना, हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करते हैं। श्रीलंका जैसा देश है, जब वो डूब रहा था तो भारत ने उसे 3 बिलियन पैसा दिया। वो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ, हम सभी जानते हैं तालिबान को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन वहां के भूखे लोगों को टनों का टन हमने गेहूं भेजा है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे करना पड़ता है। हम 25 करोड़ पाकिस्तान के सारे लोगों को भारत में लेके नहीं आ रहे हैं। वहां पे आप बोलिए ना, जब भारत आजाद हुआ था तो कितने प्रतिशत हिंदू थे, और आज हिंदू की संख्या वहां पे कितनी प्रतिशत हो चुकी है? तो उनमें से वही जो बताया गया अभी भी कि जो 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, और जो अब आएंगे उनको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे केवल और केवल भ्रम फैलाने का काम ये इंडिया अलायंस और उनकी पार्टी कर रही है। भ्रम नहीं फैला है कि प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन का भी साथ दिया। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान के विरोधी है, वो फिलिस्तीन का साथ दिया, प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन का साथ दिया, फिलिस्तीन का साथ दिया, फिलिस्तीन का साथ दिया प्रधानमंत्री ने। मैं नहीं कहता कि वो नहीं, एक सेकंड रुकिए। नहीं फाजिल साहब, ये बात किस आधार पर कह रहे हैं आप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के मुसलमान अच्छे नहीं लगते? आधार क्या है? बता रहे फिलिस्तीन के मुसलमानों का साथ दिए, दुबई में गए, अरब में गए, हर जगह टोपी भी पहनते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों के प्रति हमेशा नफरत करते, कपड़ा से। भारत के मुसलमानों के लिए ना एक सेकंड रुकिए। भारत के मुसलमान महिलाओं के लिए 3 तलाक जैसा कानून प्रधानमंत्री लेकर आए, मत भूलिए। सुन लीजिए, क्या पैसा दिया उनको? पैसा चाहिए। एक सेकंड, आज भी सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुआवजा मिलता है, माइनॉरिटीज बच्चों को, जिसमें मुसलमान बच्चे होते हैं। आप इसको झुटला नहीं सकते अगर बात पैसे की है तो। हम बता रहे हैं। क्या हुआ? नहीं, ये जो भी है इनसे पहले माफी मंगवाइए। इन्होंने ऐसे क्यों कहा? क्या इंदिरा गांधी हिंदुओं से नफरत करती थी? और रोहिंग्या को बसाने के लिए और फिर पीछे से सबको बुलाया, सबको एंट्री दी। नहीं, बोलना पड़ेगा नहीं। पहले प्रधानमंत्री के लिए बोलने के लिए माफी मांगी। आपने आपकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? भारत के मुसलमान को जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्यार दिया है और साथ लेकर चल रहे, जो किताब दे रहे, कुरान दे रहे, कंप्यूटर दे रहे, वो प्रधानमंत्री खराब लग रहा है आपको?
अच्छा तो फिर आप मुसलमान ही नहीं है, तो फिर आप मुसलमान ही नहीं है। देखिए यही लोग हैं जो मुसलमानों को ऐसे भड़काते हैं। देखो मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ना था, ना है और ना भविष्य में आने के चांस है, क्योंकि हाँ देंगे, सबका देंगे। भारत का एक मुसलमान का साथ देते हैं मोदी जी। आपको ये तकलीफ है, हिंदुओं को कोई सहयोग नहीं। बार बार ये बोले 2 करोड़ तमिल श्रीलंका छोड़ करके तमिलनाडु में रह रहे, उस पर तो हमारे देश के किसी नेता बात नहीं करते। अगर आप घुसपैठिया को एक नजर से देखिए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तमिलनाडु से लेकर बांग्लादेश तक, कोई भी बाहर का आदमी आता है उस पर एक नजर होनी चाहिए। आप तमिलनाडु में जो घुसपैठिया रह रहे, जो श्रीलंका से 2 करोड़ आ रहे, ठीक है, जनता की बात कर लेते हैं। जनता यहाँ बेसब्र हो रही है बोलने के लिए, एक करके बात करेंगे, एक करके बात रखेंगे। 1 सेकंड बोलिए। मैम, मोदी जी ने जो इतने सारे काम करे हैं, धारा 370 के ऊपर काम करे हैं, सीए के ऊपर करे, 35 के ऊपर करे, विपक्ष पूरी तरह से हिल चुके हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि मोदी जी को कैसे हराया जाए। ये 400 पार इस बारी मोदी जी डंके की चोट के ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है। देखिए मैडम, ये आपका जो सवाल है, कोई प्रवक्ता आपको सही तरह जवाब नहीं दे पा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना इन्होंने ठेका ले रखा है क्या? जबकि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करते हैं, उनके पास कोई भेदभाव नहीं है किसी में। जो सीएए का अकाउंट आया है, ये सारे नीचे से लेकर ऊपर तबके का हर जाति और धर्म के लिए सुरक्षा का प्रदान करता है, ये उनको न्याय दिलाता है। पर अफसोस की ये बात है, बरगलाना करना केजरीवाल, ममता बनर्जी और आपके जो कांग्रेस के जो मुख्य हैं, ये बरगलाना कर रहे, सिर्फ मुस्लिम वोट खिसक न जाए, जिसमें अखिलेश जी भी शामिल है। तो ये मुस्लिम वोट खिसक रही है इनकी, इसीलिए ये लोग तिलमिला रहे हैं। ठीक है। पटकार महोदय, आपने जो ये भाई साहब जो बोल रहे हैं, बांग्लादेश से घुसपैठिया आए थे, कौन है साजा शेख, उसने वहाँ पे खाली गांव में बहन बेटी के साथ गैंग रेप किया, जेल से लेकर घर तक। ये तक बोला कि उनको नेता से बाहर आकर के अपनी बहन बेटी घर से बाहर करिए। जो मुझे सुनिए पहले, जो मुझे पसंद आएगा हम उसको ले जाएंगे टीएमसी कार्यालय, रात भर रखेंगे, सुबह छोड़ देंगे। 1 सेकंड, जो सीए की बात कर रहे हैं, अगर हमारे जो हिंदू भाई है पाकिस्तान में प्रताड़ित हो गए, चाहे बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे, जहाँ भी हो रहे, जो पाकिस्तान की जब विभाजन हुआ था, बांग्लादेश बना था, बांग्लादेश से भाग के जो मुसलमान भारत में आया था, उसको जब वहाँ पे शांति होगी तो मुसलमान को अपने आप छोड़ के चल जाना चाहिए, अपना देश जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आज ये भाई बोले पाकिस्तान से अफगानिस्तान वालों को भगा रहा है कि नहीं भगा रहा है? ट्रक में डाल के अफगानिस्तान वालों को पाकिस्तान से भगा रहा है। कितनी बार आवाज आया, कितनी बार बोले आप अफगानिस्तान से? क्यों मुसलमान नहीं थे वो? आप कौम के नहीं थे क्या? कितने बार बोले पाकिस्तान से भगा अफगानिस्तान वाले को? ठीक है। इधर से कौन बोलना चाह रहा है? नहीं, देखिए आप एक बात मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि मुसलमान के साथ यहाँ गलत हो रहा है। जरा चाइना जाके देखिए ना, मुसलमानों की दाढ़ी खींची जा रही है, वहाँ पे मस्जिदों के अंदर टॉयलेट बना दिया गया है। जो चाइना के अंदर मुसलमानों की मस्जिद के अंदर टॉयलेट बना दिए गए हैं, उनकी दाढ़ी कटवाई जा रही है, और नमाज की जो चादर होती है ना, वो जमा करनी पड़ती है। यहाँ मोदी जी ने क्या कहा, सबका साथ सबका विकास। यहाँ पूछ के मुसलमान चलेगा या हिंदू चलेगा, ये पूछ के मोदी जी ने डेवलपमेंट नहीं किया है। समझ लीजिए ना, ये राजनीति मत कीजिए यहाँ पर। ठीक है, नहीं फाजिल साहब, तफरी मत कीजिए, सीरियस डिस्कशन। ना, गलत बात। फाजिल साहब सुनिए, शांत रखिए, तफरी मत कीजिए। यहाँ पर सीरियस डिस्कशन चल रहा है, जनता जानना चाहती है। जब चाइना पर आप लोग सवाल नहीं उठाते, वहाँ पर क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, रिपोर्ट्स आप देखते हैं, तो भारत के मुसलमानों की स्थिति तो बहुत अच्छी है उनसे। सुन लीजिए, हम भारत के संविधान के प्रति संकल्पबद्ध हैं, भारत में रहते हैं, हमारी सुरक्षा गारंटी भारत का संविधान लिया है। भारत में आपको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अगर पाकिस्तान में किसी भी हिंदू भाई के साथ कोई अनैतिक कार्य होता है, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री भारत में क्या दिक्कत है आपको? भारत में क्या दिक्कत है? नेशन में कितनी बार गए और कहा है कि मेरे सवाल का जवाब नहीं, भारत में क्या दिक्कत? यूनाइटेड नेशन हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, पोजीशन पे नहीं। ठीक है, फैसला। मोदी जी को मुसलमान पसंद नहीं है, बिल्कुल। कसाब जैसे मुसलमान मोदी जी को पसंद नहीं है। कलाम जैसे मुसलमानों को वो राष्ट्रपति बनाते हैं, भारत रत्न देते हैं। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, मोदी जी यूएनओ में क्यों नहीं गए?
यदि मेरे भाई के साथ जुल्म हो रहा है, उसकी मंदिर तोड़ी जा रही है, बहन के साथ बलात्कार हो रहा है और मेरी नज़रों के सामने हो रहा है, तो बलात्कारी को 2 थप्पड़ मारूंगा, वहीं पर उसे सजा दूंगा और अपने भाई को घर में लेकर आऊंगा, ना कि यूएनओ दौड़ूंगा। यूएनओ तब जाया जाता है जब मुद्दा हमसे सुलझ नहीं रहा होता है। हमसे तो मुद्दा सुलझ गया, हमने पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को उसकी औकात दिखा दी, अपने भाइयों को यहाँ ले आए। नहीं सुलझेगा तो यूएनओ जाएंगे। आपने बता चुका है कि यूक्रेन और रूस जैसे देशों के बीच हम मध्यस्थता करते हैं, तो हमारी इतनी हैसियत है, हमारी इतनी पहुंच है कि हम अपने मुद्दे कम से कम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के खुद सुलझा सकते हैं। हमको यूएनओ की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अब मुझे एक बात बताएं जी, मोदी जी मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं। मुझे बताएं, उज्ज्वला योजना में लक्ष्मीबाई को सिलेंडर दिया गया हो, शहनाज बेगम को नहीं दिया गया हो, ऐसा हुआ क्या? योजना आयुष्मान कार्ड में रहीम खान का इलाज नहीं किया गया हो लेकिन राम सिंह का इलाज किया गया हो, ऐसा हुआ क्या? बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुसलमानों को सबसे ज्यादा आवास दिए गए। हर घर नल योजना का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को मिला। इन विकास की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं। बिल्कुल, और इन सारे सवालों का जवाब मुझे लगता नहीं कि फाजिल साहब के पास होंगे, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते, मस्ती मजाक में उलझे हुए हैं अभी भी। खैर, बढ़ते आगे, सेठी जी के पास मैं जा रही हूँ। सेठी जी, लगातार कुछ पॉलिटिशियंस जो है जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि नागरिकता कानून जो है वो मुसलमान विरोधी है, इससे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन जनता सब कुछ समझ रही है। इन पॉलिटिशियंस का भविष्य क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैंने पहले भी कहा सीए से किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है, लेकिन मैं देश के जितने पॉलिटिशियन हैं और यहाँ खड़ी जनता जो है उनसे हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूँ, भगवान के नाम पे, जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम से राजनीति ना करो, ना किसी को करने दो। आप अरे सुनो, आप रोजगार के नाम पे, महंगाई के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे अगर पॉलिटिशियन को आप बोलो, अरे सुन लो ना, आप रोजगार के नाम पे, महंगाई के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे राजनीति करो और पॉलिटिशियन को करो, बोलो कि आप अपने मैनिफेस्टो में क्या लेके आए हो, आप जनता के लिए क्या लेके आए हो। जनता को आपने महंगाई के नाम पे क्या दिया, रोजगार के नाम पे क्या दिया, डेवलपमेंट के नाम पे क्या दिया। पॉलिटिक्स को बदलने का जनता के पास अधिकार है। अगर जनता भी इन भावों में बह जाएगी तो इस देश का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। मैं सबसे ये गुजारिश करता हूं कि पॉलिटिशियन को इस तरह की राजनीति मत करनी दीजिए और आप डेवलपमेंट की राजनीति कीजिए। ठीक है सर्वेश जी, मुझे ये समझना है, रुक जाइए दादा, रुक जाइए, शांति का दान दीजिए भैया, प्लीज। मुझे ये समझना है, ओवैसी साहब वहाँ कह रहे हैं मुसलमानों सड़कों पर आ जाओ, खुद सड़कों पर वो कभी आते नहीं है। ममता दीदी कह रही है कि डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं चल रही है। अरविंद केजरीवाल अपना ही राग अलाप रहे हैं। इन पॉलिटिशियंस का होने वाला क्या है, क्योंकि जनता तो सब कुछ समझ रही है इस समय। देखिए, ये पॉलिटिशियन ऐसे लोग हैं जो कश्मीर को धधका रहे थे। वहां के जो नए युवा थे उनके हाथ में 500 रुपए के लिए पत्थर दे रखे थे। आज जब आप वहां पे जाओ तो उन युवाओं से पूछो, उनके बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, अपना भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन ये जो ओवैसी हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फिर अब्दुल्ला जो हो, ये उन बच्चों को, अपने बच्चे को तो विदेश भेज देते थे, वहां से भारत के ही दूसरे राज्यों में पढ़ने भेज देते थे, लेकिन वो जो गरीब लोग था उनको हाथ में पत्थर पकड़ा देते थे। तो ये ओवैसी जाजा जो मुसलमानों का ठेकेदार बनता है, ये सबसे जो मुसलमानों का जो कहिए हानि कर सकता है, वो सबसे बड़ा धोखेबाज है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे लोगों को भड़काया क्यों जा रहा है, भड़काने की बात कौन कर रहा है? नहीं, दोस्तों को क्या आप कहोगे? देखिए, इनके दोस्त हैं वो, अरे इन्हीं के दोस्त हैं जिनका इनाम ले रहे हैं। नंबर एक बात, वहाँ बात आई, रुकिए, चाइना के जहाँ अभी चाइना जो है रमजान भत्ता दे रही है मुसलमानों को, ये बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, रमजान का भत्ता दे रही है। कैसी बात कर रहे हैं फाजिल साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? रमजान का भत्ता मिल रहा है मुसलमानों को, कैसी बात? रमजान में जो है, सुनिए फाजिल साहब, आवाज जरा नीचे करके सुन भी लीजिए कि आपको मुसलमानों को दिया जाने वाला भत्ता तो याद है, लेकिन रखाइन प्रांत में मुसलमानों के साथ चाइना में क्या हो रहा है ये आपको नहीं
क्या है? यूएन में बात हो चुकी उस पर। चाइना ने सफाई दे दिया, पूरे दुनिया के मुसलमानों ने बात किया। ओआईसी सुन लीजिए, मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। ओआईसी, मैं तो भारत की बात कर रहा हूँ। मुसलमानों को भत्ता दे रही है और इनको चोरी छुपे सत्ता दे रही है। समस्या ये है, मुझे तो डर है इस बात का कि कांग्रेस के नेताओं को कहीं चाइना से कोई अरेंजमेंट तो नहीं है, इनको कोई चाइना से फंडिंग तो नहीं आती है, चाइना से कोई फंडिंग तो नहीं आती है। मुझे ये प्रश्न पड़ेगा, वो तो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। शबनम जी, मुझे नहीं समझ में आता है कि फाजिल साहब जैसे लोग देश के मुसलमानों की स्थिति पर तो सवाल उठाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ में। याद है कि वहाँ की रिपोर्ट्स को भी झूठा करार देते थे। नहीं, ये चाइना की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये तो चाइना का क्या खाकर आए अभी खुद ही बता रहे हैं। क्या चाइना से क्या मिला आपको? इनको भत्ता मिल रहा है चाइना से, समझ रही हैं आप? ये लोग वो हैं जिन्हें भारत देश से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। आप देख रही हैं, अपनी राजनीति की वजह से एक व्यक्ति भारत को नकारने को तैयार है, लेकिन इसकी मुस्लिम की रोटियां सीखनी चाहिए। तो मैं बोल रही हूँ भारत की जनता से, जय श्री राम के नारे से जो चिढ़ रहा है, आप सब एक जोरदार जय श्री राम का नारा लगा दो। ये जनता की भावना है और ये इस देश के एक ऐसी पार्टी के व्यक्ति की भावना है जो ना अल्लाह अकबर बोल सकता है, ना जय श्री राम बोल सकता है, मुस्लिमों को बरगला सकता है कि सीए से तुम्हें नुकसान होगा। लेकिन भारत की जनता और भारत का मुसलमान बहुत समझदार है। भारत का मुसलमान जय श्री राम भी बोलेगा, जय नरेंद्र मोदी भी बोलेगा और भाजपा। तफरी मत कीजिए, सीरियस डिस्कशन है। प्लीज माफी मांगेगा ये, नहीं तो ये जेल की हवा खाएगा। पहले से तमीज सिखाइए, प्लीज। जय श्री राम बोला जाता है क्या? समझाओ इसको, नहीं तो ये जेल। दो बातें बोलूंगा। तमिलनाडु का एक नेता जो कि ईसाई है, क्रिश्चियन है, वो भी कह रहा है कि सीए गलत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये जॉर्ज सोरोस के मजदूर हैं जो काम पे लगे हैं। ये जॉर्ज सोरोस की फंडिंग आ रही है, बस कैसे भी इस देश की सरकार को अस्थिर करना है। ये एक एजेंडा है और हमें इस एजेंडे के जाल में नहीं फंसना है। ठीक है, जनता की बात कर लेते हैं, जनता को सुन लेते हैं। मैडम, भूटान से जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो भूटान से 426 हिंदू आए थे जिनको बसाया गया था भूटान में डेवलपमेंट के लिए। जब डेवलपमेंट हो गई तो भूटान सरकार ने वन नेशन वन पीपल के मतलब दलील देके उनको निकाल दिया और नेपाल में भेज दिया बसों में भर के। उन 426 लोगों को हिंदू मतलब भारत सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। मनमोहन सिंह की सरकार थी। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स है जो भूटान के राजा ने उनको दिए थे कि आप यहाँ रहिए और ये जमीन आपकी है, लेकिन वो उनको भगा दिया गया। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स है, इंडियन लॉ। ये नाराजगी है लोगों की, बोली। देखिए, जो बात कर रही हैं, जैसे फाजिल भाई डॉक्टर कहते हैं, पेशे से डॉक्टर होते हैं, प्रवक्ता है, और जो जब ऐसे पढ़े लिखे लोग जब भ्रमित की बात करेंगे, वो पढ़े लिखे लोग इस समाज को, इस धर्म को ऐसा वो करते हैं जो ऐसा भगवाने की बात करें, युवाओं को भड़काने का काम ऐसे नेता लोग कर रहे हैं। और जो सीए की बात करते हैं, पाकिस्तान में जब मुस्लिम लोगों को बाहर दिखाया जाता है, शांति से बाहर का रास्ता दिखाई दिया जाता है, तो इन लोगों को क्या दिक्कत होती है। और रमजान का महीना चला है, पाक महीना, और ऐसे लोग मुस्लिम के नाम पर मुस्लिम बहन बेटियों को, भारतीयों को कहते हैं कि वे परेशान है। आप परेशान है? आप जो बात कर रहे हैं, झूठी बात करना, झूठी बात करना, दंगे करवाना, ऐसे लोग करते हैं, ऐसी जो बात करते हैं, पैसे तो डॉक्टर कहते हैं, जो कहते हैं झूठ बोलना इनका काम है। पूरे विपक्ष का काम है झूठ बोलना, इस देश में दंगे करवाना। ठीक है। कुल मिलाकर देश की राजधानी दिल्ली से ये है जनता की आवाज, लेकिन सब कुछ आपके विवेक पर निर्भर करता है। वो लोग जो आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा सोचिएगा कि वो लोग अपने आदेश कहां से बैठ कर देते हैं और वो खुद क्या करते हैं। आज के लिए भारत 24 पर जनता की आवाज में बस इतना है।